नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अखिलेश झा आपके अपने चैनल झा स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी लोगों के लिए क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री की चैप्टर नंबर 2 को लेकर आया हूं। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं और इससे पहले भी आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले कि एनसीईआरटी का स्पेशल कोर्स चला रहा हूं और एनसीईआरटी के स्पेशल कोर्स में हम ने टारगेट रखे हैं कि 6 to 12 की एनसीईआरटी बुक को ख़त्म करेंगे। और अभी जो हम एनसीईआरटी के स्पेशल कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं, ये सभी चैप्टर के निचोड़ आपको प्रदान करेंगे, अर्थात चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके लिए पढ़ना ज़रूरी हो, चाहे वो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको उसमें एनसीईआरटी की मांग है तो आप लोगों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। तो हम एनसीईआरटी के स्पेशल कोर्स में अब तक एनसीईआरटी के क्लास 6 और 7 की हिस्ट्री को ख़त्म कर चुके हैं। आज हम आप सभी लोगों के लिए क्लास 8 के एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 2 को लेकर आए हैं। तो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। यहाँ पे जो हमें पहला पॉइंट देखने को क्या मिलता है, जो मुगल बादशाह में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह रहे थे। यानी कि मुगल बादशाह में क्या था, तो औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मुगल ये जो शक्तिशाली बादशाह की बात आती है, औरंगजेब के बाद क्या, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो हमें इतना शक्तिशाली बादशाह के रूप में नहीं देखता है। हाँ, एक प्रतीक के रूप में क्या होता है, तो बादशाह का महत्व रह जाता है। यही कहने का मतलब यहाँ पे है। उन्होंने वर्तमान भारत में एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। जब 1707 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे जो मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगते। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं, मुगल के सूबेदार थे, बड़े बड़े जमींदार थे, अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासत कायम कर ली। क्या के लिए उन्होंने क्या कर लिया, अपने क्षेत्र का जो रियासत था उसको कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासत सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक पढ़ाई केंद्र के रूप में नहीं देखने को मिलता। जैसे जैसे क्या कहता है, ये सूबेदार लोग जो थे रियासत कायम कर लेते हैं, तो क्या होता है, तो दिल्ली फिर से क्या होती है, अधिक दिनों तक पढ़ाई केंद्र के रूप में देखने को नहीं मिलता। ये जो था, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, पीछे हम 7वीं क्लास में, शायद हम 7वीं क्लास में इसका जिक्र कर दिए हैं। आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे विस्तार रूप से वहाँ पे किए हैं। अब हम आगे बढ़ते देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या होता है, तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज के रूप में एक नई ताकत उभरने लगती है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या होता है, तो अंग्रेज जो क्या कहते हैं, एक नई शक्ति के रूप में उभरने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। कहने का मतलब है, जो अंग्रेज जो था पहले पहले क्या 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 था, एक छोटी सी कंपनी के रूप में भारत में आया था। उसका कोई उद्देश्य नहीं था कि यहाँ पे अपना शासन व्यवस्था चलाना, यहाँ पे इस इलाके पर आपने कब्जा करना। उसका बस इतना ही उद्देश्य था कि यहाँ से अपनी अच्छी खासी व्यापार चलाकर और अपने इंग्लैंड में जाकर सेटल होना था। लेकिन उसका कोई दिलचस्पी नहीं था यहाँ पे कब्जा करने का। लेकिन फिर क्या होता है, यहाँ पे बोल रहा है, फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। यानी कि जो विशाल यह जो कहाँ का जो विशाल सम्राट थे, उसका एक स्वामी बन बैठे। इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि हम आगे देखें तो क्या होता है, तो पूर्व में ईस्ट इंडिया का आगमन, यानी कि पूर्व में क्या होता है, तो ईस्ट इंडिया का आगमन, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, तो सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया। कहने का मतलब है 1600 ईस्वी में क्या होता है, तो इंग्लैंड की महारानी उस समय कौन थी, महारानी एलिजाबेथ था। यानी कि चार्टर अथवा इजाजतनामा हासिल कर लिया। कंपनी जो था, यानी कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम से क्या करती है, जो पूर्व में व्यापार करने की क्या करती है, तो चार्टर अथवा इजाजतनामा हासिल कर लेती है। इसे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल, जैसे क्या था, कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार क्या हुआ था, तो मिल चुका था। इजाजतनामा का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ ना करे। कहने का मतलब जो इसे चार्टर मिला था, इसे इजाजतनामा मिला था, किसके द्वारा, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, जो पूर्व में जो व्यापार कर रहा था, यानी कि जो पूर्व में जाकर व्यापार कर रहा था, इस इलाके में आकर जो इंग्लैंड की दूसरी कंपनी थी, यहाँ से आकर उसकी कंपनी के साथ ओढ़ ना करे, इसी के लिए उसे क्या मिला था, एक अधिकार मिल चुका था। एकाधिकार क्या मिल चुका था यहाँ पे हो। यानी कि इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों में क्या कर सकती थी, नए इलाकों में खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ों को खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचा करती थी। वहाँ से क्या करता था, सस्ती कीमत पर क्या करता, तो वस्तु को खरीदा करता था, यूरोप में आकर
ज़्यादा 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 मूल्य पर क्या था वस्तु को बेचा करता था, यानी कि ऊंचा मूल्य पर बेचा करता था। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। जब उसको एकाधिकार प्राप्त हो गया था, दूसरे कंपनी से प्रतिस्पर्धा का भय ही नहीं था, क्योंकि उसे एलिजाबेथ के द्वारा क्या किया गया था, तो एकाधिकार प्राप्त कर दिया था। लेकिन यहाँ पर यही कह रहा है, कंपनी को दूसरे व्यापारी कंपनी से, यानी कि दूसरे अंग्रेज व्यापारी कंपनी से प्रतिस्पर्धा का डर ही नहीं था। उस जमाने में वाणिज्य कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमाते। जिस जमाने की यदि हम बात कर रहे हैं, जब जब ये कंपनी स्थापित हुआ, तो उस जमाने में क्या था, वाणिज्य कंपनी जो थी, कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही क्या करती थी, तो मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। कहने का मतलब है, अगर कोई क्या होता है, प्रतिस्पर्धा नहीं होती तो क्या सस्ती चीज़ों को खरीद लेते, सस्ती कीमत पर वस्तु खरीद लेती है और ज़्यादा कीमत पर बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाती है। यहाँ पे देखें, लेकिन यह शाही दस्तावेज, ये जो शाही दस्तावेज था, लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरे व्यापारी ताकतों को पूरब में बाजार में आने से नहीं रोक सकता। ये जो शाही दस्तावेज था, इसे क्या करता था, ये जो शाही दस्तावेज एक दिया हुआ था, इसे क्या दूसरे व्यापारी कंपनी ताकतों को पूरब में बाजार में आने से नहीं रोक सकता। हाँ, भले ही इंग्लैंड की कंपनी यहाँ पे आकर प्रतिस्पर्धा न करे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, लेकिन दूसरा व्यापारी कंपनी जो था यहाँ पे आ सकता था। इसके लिए कोई रोक ठोस नहीं था। दूसरा व्यापारी कंपनी आकर, यानी कि यूरोप तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, यूरोप में क्या है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर क्या होता था, अन्य दूसरी कंपनी भी थी, खासकर इंग्लैंड की हम बात नहीं करें, इंग्लैंड की दूसरी कंपनी यहाँ पर आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसे महारानी एलिजाबेथ के द्वारा क्या मिला, एक अधिकार मिल चुका है, जो भाई दूसरा कंपनी तुम वहाँ पे नहीं जाओगे, उसके साथ प्रतिस्पर्धा ना करोगे। लेकिन वहाँ पे यूरोप में दूसरी कंपनी थी, इंग्लैंड को छोड़कर दूसरी कंपनी जो थी, वो पूरा में आकर व्यापार कर सकती थी, इसके साथ वोट कर सकती, प्रतिस्पर्धा कर सकती, जब तक इंग्लैंड, अब आगा पड़े, जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर का पार करता, तब तक पुर्तगाली ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। कहने का मतलब है, जब तक क्या करते तो जो इंग्लैंड का जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर के पार जाता, तब तक क्या कहता, वहाँ पुर्तगाली जो पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्जा क्या कर चुके थे, वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। क्या कहते, गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाली की खोजी यात्री द वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए एक समुद्री मार्ग का पता लगाया। कहने का मतलब है, सबसे पहले यूरोपीय रास्तों का पता लगाने वाला, कैप ऑफ गुड होप का पता लगाने वाला कोई भी यात्री था तो कौन था, वास्को डी गामा, जो कि कहाँ का था, पुर्तगाल का था। यानी कि इसके बाद हम बात करें तो 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर के व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे। 17वीं शताब्दी में क्या होता है, वहाँ से डच भी क्या करते हैं, तो व्यापार तलाशने लगते हैं, और कुछ ही समय के बाद क्या करते हैं, फ्रांसीसी व्यापार भी सामने आने लगती है। समस्या यह थी कि सारी कंपनी एक ही जैसी वस्तु खरीदनी, ये जो सारी कंपनी थी, समस्या यहाँ पे थी, ये जो सारी कंपनी थी, ये सारी यूरोपीय कंपनी जो थी, चाहे वो ये पुर्तगाली रहे, चाहे वो अंग्रेज रहे, चाहे वो डच रहे, चाहे वो फ्रांसीसी रहे, सबकी यही समस्या थी कि वो एक ही चीज़ खरीदना चाहता था। यानी कि एक ही चीज़ क्या करता था, तो खरीदना चाहता था, जिससे क्या होता था, यूरोप में बाजार में बने, यानी कि यूरोप के बाजार में बने बारीक की सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। यूरोप के बाजार में क्या थे, भारत से बने बारीकी सूती कपड़े और रेशम की क्या थी, बहुत ज़्यादा मांग थी। हमारा संस्कृति, हमारी जो कला है, पहले से ही यदि हम देखें तो प्राचीन काल से क्या होता है, हमारा जो कला है उभरती रहती है, लेकिन यहीं पर क्या होता है, तो उभरने की कला में एक सूती का कपड़ा और रेशम का ज़बरदस्त मांग होता था। कहाँ पे, तो यूरोप के बाजार में। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी भी क्या थी, ज़बरदस्त मांग रहता था वहाँ पे। यूरोपीय कंपनी के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजार में इन चीज़ों की कीमत बढ़ने लगी। जैसे जैसे यूरोपीय कंपनी क्या इकट्ठा होते गए, तो क्या हुआ, तो इसका वस्तु का भारत में जो बाजार में इन चीज़ों का क्या मांग बढ़ने लगा, यानी कि कीमतें बढ़ने लगी और उससे मिलने वाली मुनाफा गिरने लगी। जो पहले की अपेक्षा क्या होता है, उसको जो मुनाफा मिलता है वो गिरना लगा। जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ा तो मुनाफा क्या हुआ, तो गिरने लगा। अब इन व्यापारी कंपनियों के फूलने का एक ही रास्ता कि वे प्रतिस्पर्धा कंपनियों को ख़त्म कर दे। यानी कि ये जो व्यापारी कंपनी था, उसे फलने फूलने का अब एक ही रास्ता दिख रहा था कि अब यदि मुनाफा कमाना है तो दूसरे कंपनी को ख़त्म करो, तभी रास्ता हटाओ, तभी हम मुनाफा कमा सकते हैं। लिहाजा बाजारों पर कब्जा की इस ओर ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाई की शुरुआत कर दी। यही ओर जितु व्यापारी कंपनी के बीच क्या लड़ाई की शुरुआत कर दी। लड़ाई क्या करती है, शुरुआत कर 17वीं 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिला,
कोई कोई सी एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी पर क्या जहाज को डुबा देती थी। जब ही मौका मिलता था 17वीं 18वीं शताब्दी में, जब किसी कंपनी को, तो कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को जहाज डुबा देती देती रास्ते में रुकावट डाल देता, जिससे कि उसके माल वहाँ पे ना पहुँचे। माल से लदे जहाज को क्या आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था, जिससे कि वहाँ पे उसका माल ना पहुँचे और हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। यानी कि ये जो रोग की बढ़ती थी, यह व्यापारिक हथियारों की मदद से चल रहा था। यह क्या था, यह जो व्यापार था हथियार की मदद से चल रहा था। और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षा रखा जाता। व्यापारिक की चौकी जो थी किलेबंदी करके क्या किया जाता था, सुरक्षा रखा जाता था। अपनी बस्ती को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों से कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव हो जाता था। जहाँ पर ये किलाबंदी करता तो वहाँ पर क्या होता, तो वहाँ पर शासकों से जो है टकरावा हो जाता था। इसलिए टकरावा हो जाता कि बिना शासक के पूछे वहाँ पर क्या किया जाता, तो किलाबंदी कर लिया जाता था। किलाबंदी करने से क्या होता, शासक से टकराव होता था। इसी प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग अलग रखना कंपनी के लिए क्या था, मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखते हैं यह कैसा होता है। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना व्यापार कैसे शुरू की। यहीं से चलती है हमारी कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार कैसे शुरू की। पहली फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी किनारे शुरू हुई। कहने का मतलब है, इसे आप हाईलाइट करके रख लें कि इंग्लैंड की इंग्लिश फैक्ट्री या इंग्लैंड की जो पहली फैक्ट्री थी 1651 ईस्वी में कहाँ होती है, हुगली नदी के किनारे शुरू होती है। कंपनी के व्यापारिक यहीं से अपना काम चलाते। कंपनी के जो व्यापारिक थे क्या करते थे, व्यापारी यहीं से काम चलाते थे। यही हुगली नदी के किनारे क्या कहता वो यहाँ से व्यापार काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। ये जो व्यापारी जो थे, व्यापारी उस जमाने में से क्या कहा जाता था, व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था, जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ें को जमा किया जाता। एक वेयर हाउस था इस फैक्ट्री में। क्या था, एक वेयर हाउस हुआ करता था, जहाँ पर क्या जो भी सामान निर्यात होता था क्या होता, यहाँ पे जमा किया जाता था। और यहीं पर उसे दफ्तर थे, जिसमें कि कंपनी के अफसर भी बैठते। यहाँ पे क्या था, उसका भी एक दफ्तर था यानी कि ऑफिस था। और इसी के अंदर क्या कहता था, यानी कंपनी का क्या कहता था, कंपनी का अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागारों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे क्या होता है, व्यापार फलता फूलता रहता है, तो सौदागर ने क्या किया, तो व्यापारियों को फैक्ट्रियों के आसपास बसने के लिए क्या कहते, प्रेरित करता है, आओ यहाँ पे बैठो। 1696 ईस्वी तक कंपनी ने इस आबादियों के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। क्या होता है, तो 1696 ईस्वी तक यदि हम देखें, 1696 ईस्वी तक क्या होता है, तो कंपनी ने इस आबादियों के चारों ओर, यानी कि इस आबादियों के चारों ओर एक किला बनाना शुरू कर देता है। कब से, 1696 ईस्वी तक। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव खरीद लाता है। 2 साल के बाद क्या, 1696 अपना किला बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद 2 साल के बाद यदि हम देखते हैं, तो मुगल अफसरों से, यानी कि मुगल के जो अफसर जो उसे रिश्वत देकर 3 गाँवों को की ज़मीन खरीद लेती है। इसमें से एक गाँव कालिकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना। यानी कि इसमें से एक गाँव जो था कलिकाता थी। क्या करते थे, मुगल अफसर जो होते थे उसे रिश्वत देकर क्या कि ज़मीन खरीद ले, 3 गाँव की ज़मीन खरीदी। उसमें से एक गाँव था कालिकाता, जो कि अभी वर्तमान में कलकत्ता नाम से जाना जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार का फरमान जारी कर दे। उधर तो एक एलिजाबेथ से ये लोग एकाधिकार का प्रमाण पत्र लेकर आए थे। यहाँ पे भी क्या करता है, तो औरंगजेब से ये भी मना लेता है कि यहाँ पे बिना शुल्क चुकाए हम व्यापार करेंगे। और क्या करता है, औरंगजेब भी मान जाता है। उसके बाद यदि हम देखें, तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूदा अधिकारी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगा रहता था। कंपनी जो थी ज़्यादा से ज़्यादा क्या रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ़ायदा उठाने लगे। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त था। यानी उदाहरण से हमें बता रहा है कि ये जो औरंगजेब के जो फरमान दिया होता शुल्क मुक्त व्यापार के लिए, उसमें क्या था, केवल कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार था। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखते हैं, तो कंपनी के जो निजी ऑफिसर थे, निजी तौर पर जो व्यापार करते थे, निजी तौर पर व्यापार करते थे, उन्होंने भी यह छूट नहीं दिया। यानी कि क्या किया, तो उन्हें यह छूट नहीं दिया गया था, लेकिन उन्होंने भी शुल्क दे चुकाने में इनकार कर दिया। कहता है जो औरंगजेब का जो फरमान था, केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार था। लेकिन वह जो निजी कंपनी के जो ऑफिसर थे, निजी तौर पर जो व्यापार करते थे, वो लोग भी क्या किए, इनकार कर दिए देने से, ये शुल्क इनकार कर दिए। इससे क्या होता है, बंगाल में राजस्व वसूली जो होता है बहुत कम हो जाती है। जिससे क्या होती है, तो बंगाल के जो नवाब थे मुर्शीद कुली खान विद्रोह करने लगते हैं। और यही विद्रोह हम देखते हैं कि व्यापार में कैसे विद्रोह कन्वर्ट हो जाते हैं। यहीं पर क्या होता है, तो व्यापार में कैसे विद्रोह कन्वर्ट हो जाते हैं।
वहीं पर क्या होता है, तो शुल्क नहीं देते हैं, शुल्क नहीं देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, व्यापार जो है विद्रोह में कन्वर्ट हो जाता है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ जाता है। कहने का मतलब 18वीं शताब्दी का जब शुरुआत होता है, शुरुआत में कंपनी और बंगाल के बीच में क्या होता है, तो टकराव काफ़ी बढ़ जाता है। औरंगजेब की जब मृत्यु के बाद क्या होता है, बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। जब औरंगजेब की हमारी मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में, उसके बाद क्या होता है, तो औरंगजेब उस बंगाल के जो नवाब थे वो क्या करते हैं, अपना ताकत दिखाने लगते हैं। क्या करते हैं, तो अपना ताकत दिखाने लगते हैं। और उस समय दूसरी क्षेत्र ताकत की स्थिति भी ऐसी थी। मुर्शीद कुली खान के बाद अलवर्दी खान, और उसके बाद क्या आते हैं, मुर्शीद कुली खान आते हैं, उसके बाद क्या होता है, अलवर्दी खान आते हैं। और उसके बाद यदि हम बात करें, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। क्या थे ये सभी, क्या थे, एक शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासत देने से मना कर दिया। ये जो शक्तिशाली शासक थे वो कंपनी का रियासत देने से क्या क्या मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराना मांगने लगे। कहीं व्यापार का जो अधिकार देने के बदले क्या कंपनी साहब, क्या ये शासक लोग कंपनी से नजराना मांगने लगे। उसे ठिका ढालने से क्या अधिकार नहीं दिया गया, और उसे किलेबंदी को बढ़ने से रोक दिया गया। ये जो शासक लोग था, उसे क्या किया, तो कंपनी को रियासत देने से मना कर दिया गया। व्यापार का अधिकार देने से व्यापार का के अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराना मांगने लगे। उसे सिक्का ढालने से क्या मना कर दिया गया, और उसे किलेबंदी को बढ़ने से क्या कर दिया, रोक दिया गया। कंपनी को कहीं ना कहीं ये लोग क्या किए, तो बहुत तरह से क्या क्या धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्हें दलील दी कि उसी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम हो रही है। कहने का मतलब है, ये दलील दी कि तुम ही लोग की वजह से क्या हो रहा है, बंगाल की सरकार की राजस्व वसूली जो बहुत कम हो रही है, और नवाबों की ताकत अब कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं था। उसके अफसर ने अपमानजनक चिट्ठी लिखी और नवाबों व अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी जो थी टैक्स चुकाने के समर्थन में नहीं था, लेकिन फिर भी उनके जो अफसर लोग थे, यानी कि जो उनके जो अधिकारी थे, क्या करते, चिट्ठी लिखकर नवाब को क्या अपमानजनित करने लगे। उसके बाद कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो जाएगा। कहने का मतलब है, जो कंपनी कहता था, जो स्थानीय अधिकारी की जो बेतुकी थी उसकी मांगों से हम क्या, कंपनी का व्यापार तबाह हो जाएगा। और व्यापार तभी फल फूल सकती है, जब अंग्रेज का कहना है कि व्यापार हमारा तभी फल फूल सकती है जब सरकार शुल्क हटा दे। लेकिन कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। कंपनी यहाँ पे भी यकीन करता था, यदि हम अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाते हैं, तो हमें क्या करता है, सबसे पहले अपना आबादी बढ़ाना होगा, गांव खरीदना होगा, और किला का क्या करना पड़ेगा, तो पुनः निर्माण करना पड़ेगा। यह टकराव दिन पर दिन गंभीर होता गया। अंततः टकराव के परिणाम हमें प्लासी के युद्ध में देखने को मिलता है। यही जो होता है, यानी कि टैक्स नहीं चुकाता है, उसके बाद टैक्स नहीं चुकाता है तो क्या, सिराजुद्दौला यानी जितने भी नवाब थे बंगाल का, क्या होता है, इसके पर गुस्सा हो जाते हैं। और यही गुस्सा के जो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, और इसे प्लासी के युद्ध के रूप में एक रूप ले लेता है। प्लासी के युद्ध का एक रूप ले लेता है, यही इसमें दिया हुआ है। देखिए, 1756 ईस्वी में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। यानी कि जब सिराजुद्दौला जो थे, प्लासी के युद्ध आते आते क्या होता है, तो 1756 ईस्वी में क्या होता है, अलवर्दी खान हमारे ऊपर चले जाते हैं, और उसके बाद सिराजुद्दौला क्या आते हैं, यहाँ पे बन जाते हैं। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। कंपनी को क्या था, यानी कंपनी कहने का मतलब अंग्रेज, कंपनी को सिराजुद्दौला से काफ़ी क्या था, बहुत डर था, यानी कि भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसी कठपुतली नवाब चाहती थी। सिराजुद्दौला क्या चाहती, सिराजुद्दौला की जगह कंपनी क्या चाहती थी, हमें एक ऐसी कठपुतली नवाब मिल जाए जो हमें उसे व्यापार, रियासत और सुविधा क्या आसानी से दिला सके। लेकिन ये कि जो कंपनी ने प्रयास किया, सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंद्वियों में से किसी को नवाब बना दिया। कंपनी चाहता कि हमें एक कठपुतली नवाब चाहिए जो हमें हमारे व्यापार को चलाने, यानी कि व्यापार को सुविधा दे सके और रियासत दिला सके। लेकिन कंपनी ने प्रयास किया, सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंद्वियों में से किसी को नवाब बना दिया जाएगा। कंपनी का ये जो कामयाबी था असफल रहा, और नवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया किया कि जवाब में सिराजुद्दौला हुक्म किया कि किलेबंदी को रोको और बाकायदा राशि चुकाओ। जब दोनों पक्ष पीछे हटने के तैयार नहीं हो, दोनों में क्या हुआ, तो लड़ाई होने लगा। वो बोला हम नहीं देंगे, वो बोला देना पड़ेगा, जिससे क्या दोनों में लड़ाई हो गया। तो 30,000 सिपाहियों के साथ जो हमारा नवाब थे सिराजुद्दौला, नवाब कासिम बाजार पर क्या कहते, कासिम बाजार में थी जो इंग्लैंड की फैक्ट्री, उस पर हमला बोल देते हैं। उस पर क्या कहते, हमला बोल देते। नवाब की फौजों ने कंपनी के जो हथियार छीन, नवाब के जो फौज थे कंपनी का हथियार छीन लिए, अफसरों को गिरफ्तार कर लिए, और गोदाम पर ताला मार दिया गया, और जहाज़ों को घेर लिया गया। इसके बाद
इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता में स्थित किले पर कब्जा के लिए उधर का रुख देखा। इसके बाद क्या होता है, नवाब कंपनी को कलकत्ता में स्थित जो किला था उसके बाद उधर का रुख देखा। सफलतापूर्वक यहाँ पे तो कासिम बाजार पर हो जाता है, लेकिन कलकत्ता में देखने को मिलता है। कोई कलकत्ता हाथ से निकल जाने की खबर सुनकर जो मद्रास में जो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो सेना थी वो क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे लड़ने के लिए क्या होते हैं, रवाना हो जाते हैं। रवाना रवाना क्या होते तो रवाना हो जाते हैं। उसके बाद यदि हम यहाँ पर देखें तो नवाब के साथ लंबे समय तक सौदाकारी चली। आखिरकार 1757 ईस्वी में क्या होता है तो रॉबर्ट क्लाइव ने आखिरकार 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। यानी कि प्लासी के मैदान में क्या किया, सिराजुद्दौला के खिलाफ क्या कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसकी सेनापति में से एक सेना मीर जाफर का, ये जो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हारते हैं उसमें सबसे बड़ा कारण जो होता है उसमें से एक सेना का कारण होता है जो कि मीर जाफर उसका सेना हुआ करता था। उसी की टुकड़ी का सेना क्या होता है तो युद्ध में उपस्थित नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे सफलतापूर्वक जीत जाते हैं। और क्या होता है हमारा जो सिराजुद्दौला थी यहाँ पे हार जाते हैं। और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये जो मीर जाफर युद्ध स्थल में उपस्थित नहीं होने का यह कारण था कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे उसे पहले क्या किया था तो आश्वासन दिला चुके थे, यदि तो हम जीत जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं नवाब बंगाल के नवाब बना दिया जाएगा। और सिराजुद्दौला क्या किया जाएगा, जगह बस हटा दिया जाता है। उसके बाद यही होता ही है। इसके बाद क्या होता है तो बंगाल का जो नवाब बन जाता है हमारा मीर जाफर मर जाता है। नहीं, बंगाल का जवाब अब किसके शासन की सत्ता में चला जाता है संभालने के लिए, मीर जाफर की सत्ता में। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली लड़ाई थी। यानी प्लासी की महत्व इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि कंपनी जो थी कंपनी की पहली लड़ाई बताई जाती। कंपनी क्या थी, पहली लड़ाई थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया। जब प्लासी का युद्ध खत्म हो जाता है 1757 ईस्वी को, उसके बाद क्या होता है सिराजुद्दौला क्या मार दिया जाता है और मीर जाफर को होता है को नवाब बना दिया। मीर जाफर क्या किया उसके बाद नवाब बना दिया। कंपनी अभी भी शासन को जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं था। कंपनी अभी भी क्या किया था तो शासन को जिम्मेदारी संभालने का तैयार नहीं था। उसे तो अपना क्या किया आमदनी चाहिए, उसे क्या व्यापार फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े किया जाता तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा यानी कि कंपनी को तुरंत एहसास होने लगा कि जल्द ही एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी क्या है एक आसान नहीं है, क्योंकि कठपुतली नवाब पर भी कंपनी को विश्वास नहीं हो रहा था। क्योंकि सोचा कि कब तक ये मेरा इशारे पर चल देगा, कंपनी के इशारे पर कब तक चलेगा। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संपूर्णता का दिखावा करना पड़ता था। इसके बाद हम आगे पढ़े तो फिर कंपनी जो थी तो फिर कंपनी क्या करती, कंपनी के पास तो कोई ऑप्शन था नहीं। तो फिर कंपनी क्या करती, फिर से जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया, जब मीर जाफर क्या कि कंपनी का विरोध किया तो कंपनी उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर जाफर कौन था तो ये मीर कासिम जो था, मीर जाफर का जमाई था कौन, मीर कासिम। मीर कासिम को क्या कहता है फिर नवाब बना देता है। जब मीर कासिम परेशान करने लगे तो बक्सर की लड़ाई में क्या कहता है मीर कासिम का अस्तित्व दिखाया जाएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। बक्सर के युद्ध में क्या होता है उसे भी हराना पड़ा और उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया। जब मीर जाफर भी क्या करता है तो कंपनी को परेशान करने लगता है तो मीर जाफर को हटा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है उसको जमाई जो था मीर कासिम को क्या किया जाता है नवाब बना जाता है। फिर मीर कासिम भी परेशान करने लगता है वहाँ के यानी कि वहाँ के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो फिर क्या करता है इसको इसे भी हटा दिया जाता है। फिर से क्या करता है दोबारा मीर जाफर को फिर से क्या नवाब बनाया जाता है। अब नवाब को यानी कि हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। यानी कि कहने का मतलब है जब दोबारा फिर मीर जाफर जो होता है मीर कासिम के बाद जो बनता है फिर से नवाब, अब कंपनी का एक शुल्क चला आया कि हर महीने 5 लाख रुपया कंपनी को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कंपनी अपनी सैनिक खर्चे से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चे को पूरा करने के लिए और पैसा चाहता था। कंपनी जो था और पैसा चाहता था और लेकिन कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहता था। 1765 ईस्वी में जब मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। जब 1765 ईस्वी में क्या होता है तो मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। 1765 कितने मृत्यु होते हैं 1765 ईस्वी में कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाब के साथ अपने अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा।
अब क्या वहाँ जो रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या निर्णय लिया कि अब हम खुद ही क्या करना पड़ेगा, तो हमें नवाब बनना पड़ेगा, क्योंकि ये कठपुतली शासकों पर क्या था, उसे कोई विश्वास नहीं था। आखिरकार 1765 ईस्वी में क्या होता है, तो मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का प्रांत का क्या कहते दीवान नियुक्त कर देते। आखिरकार 1765 ईस्वी में क्या होता है, तो मुगल सम्राट ने कंपनी को ही क्या कहते हैं बंगाल का प्रांत ये दीवान नियुक्त कर देता है। जब 1765 ईस्वी में देखा कहीं ना कहीं ये भी एक कमजोरी थी हमारे यहाँ का, तो आखिरकार 1765 ईस्वी में मुगल के सम्राट ने कंपनी को क्या करते दीवान नियुक्त कर देते हैं। और दीवान मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राष्ट्र संसाधन पर क्या कहते हैं नियंत्रण मिल जाता है। दीवान जैसे ही बन जाते हैं बंगाल का, तो वहाँ क्या कहते हैं बंगाल के जितने भी विशाल राष्ट्र संसाधन उस पर नियंत्रण हो जाता है। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या तो हल हो गई। 18वीं शताब्दी की शुरुआत से ही भारत के साथ व्यापार बढ़ता जा रहा था। यानी कहने का मतलब कंपनी जो था 18वीं शताब्दी से ही क्या होता था, तो भारत से व्यापार बढ़ता जा रहा, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोना और चांदी के बदले में खरीदना पड़ता है। कहने का मतलब है जो यहाँ पे वो वस्तु खरीदता था ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश जो वस्तु खरीदता तो कहाँ से खरीदता था, सोना और चांदी के बदले में क्या यहाँ से वस्तु खरीदना पड़ता था। इसी वजह से उसे ब्रिटेन के पास यानी कि उस समय क्या था, ब्रिटेन से पास भारत को बेचने के लिए कुछ भी नहीं था, कोई चीज़ नहीं था। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटिश ने सोना चांदी की निकासी कम कर दी। प्लासी का युद्ध जब 1757 ईस्वी का युद्ध होता है, तो ब्रिटेन के द्वारा क्या किया जाता है, तो सोना और चांदी का निकाय अब कम क्या कर दिया जाता है, और बंगाल की दीवानी मिलने का और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत थी। जब क्या होता है, तो बंगाल के दीवान प्लासी में तो कुछ ना कुछ तो लाता है, निकासी करता है सोना चांदी, लेकिन बंगाल के जब दीवान नियुक्त कर दिया जाता है मुगल सम्राटों के द्वारा, उसके बाद यह क्या करता है, तो ब्रिटेन से कुछ भी सोना चांदी कुछ नहीं लाता है, और अब भारत में से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्च चलाता है। अब क्या होता है, तो भारत में जो कुछ आमदनी होता था, भारत में जो होने वाली आमदनी तो उसी के सहारे वो क्या करते कंपनी चलाते थे, अपने खर्च चलाते थे। इसी कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़े खरीदते थे। इसी कमाई से क्या करते, जो भारत में उसे कमाई होता तो उसी कमाई से क्या करते थे, सूती और रेशमी कपड़े खरीदते थे। अपनी फौजों को संभाल सकती थी, और कलकत्ते में किले और दफ्तरों के निर्माण में की लागत उठा सकती थी। अब क्या आगे क्या पढ़ते थे, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। कंपनी के जो अफसर थे अब क्या होते थे, नवाब बन बैठते हैं। उसके बारे में पढ़ते हैं। नवाब बनने का क्या मतलब था, कहने का मतलब यहाँ पे नवाब का मतलब क्या होता है। इसका मतलब एक तो यह था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। कहने का मतलब है नवाब बनने का मतलब क्या होता है, एक का मतलब यह होता था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इससे कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाब की तरह जीने का ख्वाहिश देखता था। कहने का मतलब कंपनी का जो हर कर्मचारी था, प्रत्येक कर्मचारी क्या चाहता था, नवाब क्या चाहता था, तो नवाब की तरह जीने का क्या करता था, ख्वाहिश देखता रहता था, हर समय ख्वाहिश देखता रहता। प्लासी के जब युद्ध होता है उसके बाद बंगाल के असली नवाब को इस बात के लिए बात किया गया कि वे कंपनी के अफसर को निजी तोहफे के तौर पर क्या कि जमीन और बहुत सारा पैसा थे। जब प्लासी का युद्ध हो जाता है उसके बाद क्या होता है, तो बंगाल के जो असली नवाब को इस तरह के लिए बात किया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर क्या के जमीन और बहुत सारा पैसा थे। खुद भी रॉबर्ट क्लाइव ने क्या भारत में बेहिसाब दौलत जमा किया। रॉबर्ट क्लाइव खुद भी क्या भारत में बेहिसाब दौलत जमा की। 1743 में जब वह इंग्लैंड में मद्रास यानी कि इंग्लैंड जो मद्रास यानी कि अब चेन्नई के पास है, जब 1743 में क्या कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव वह इंग्लैंड के मद्रास में आया था, तो उसकी उम्र कितनी थी, 18 वर्ष। कब आते हैं, 1743 में। कहाँ पे थे, इंग्लैंड में। इंग्लैंड से कहाँ पे, मद्रास जो चेन्नई में है। 1787 ईस्वी में जब दो बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए क्या होते तो भारत से रवाना हो जाते हैं, तो उसकी दौलत कितनी थी, 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। कहने का मतलब है जब वो दो बार जब 1767 ईस्वी में क्या होता है, जब दो बार क्या बात है गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हो जाते इंग्लैंड चला, उस समय उसकी दौलत कितनी थी, कितना थी, 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्पी बात यह है कि गवर्नर ने के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का कार्य सौंप दिया गया।
गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में, जब दूसरे कार्यकाल होता है गवर्नर को, उस समय क्या होता है, कंपनी के भीतर जो फैली भ्रष्टाचार थी उसको खत्म करने का क्या उसे कार्य सौंप दिया गया। लेकिन 1772 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देना। फिर क्या होता है 1772 में से यदि हम देखें तो ब्रिटिश संसद में उसे खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में क्या करना पड़ता है, तो आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ती है। सरकार को उसकी अकुल संपत्तियों को के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोप से बरी तो कर दिया गया, लेकिन क्या कर 1774 ईस्वी में खुद को क्या करते, आत्महत्या कर लेते हैं। कंपनी के सभी अफसर, कंपनी के जो थे सभी अफसर क्लाइव की तरह तो दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। कहने का मतलब कंपनी के जितने भी अफसर थे क्लाइव की तरह क्या के, यानी क्लाइव की तरह तो दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारी बीमारी और लड़ाई के कारण कम उम्र में क्या होती है, उसकी मौत का निकाला बन जाते हैं। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से थे। कहने का मतलब ये सभी अफसर क्या कहना पड़ता, बेईमान नहीं मानना होगा। उनमें से क्या था, बहुत कुछ ऐसे अफसर थे जो बहुत साधारण थे। उसका मकसद एक ही होता था, यहाँ से अच्छे से अच्छे धन कमा कर हमें यूरोप में जाकर अपने आप को आलीशान जीवन जीना है। वहाँ के लोग नवाब कहते थे, यानी कि जब यहाँ से लोग जाते तो वहाँ से लोग उसे क्या नवाब कहते थे। यह शब्द नवाब की अंग्रेजी संस्कृति से बना है। उन्हें लोग अक्सर नए, अमीर और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोग के रूप में देखते हैं। उसके बाद देखते हैं तो कंपनी का फैलता शासन, यानी कंपनी का कैसे शासन फैलता है। यदि हम 1757 से 1857 ईस्वी के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जा की प्रक्रिया को देखते हैं। कहने का मतलब है जो 1757 से 1857 ईस्वी के बीच यदि हम देखें कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के विभिन्न राज्यों पर अपना शासन कब्जा स्थापित किया, तो किसी अनजान, यानी कि वो जो थे किसी अनजान इलाके पर सीधे सैनिक हमला नहीं कर देते थे। उसका एक सीक्रेट जो था, यानी किसी भी भारत पर किसी भी राज्य पर अपना क्या करते जाता था, अधिग्रहण यानी सत्ता अधिग्रहण करना चाहते थे तो डायरेक्ट वो क्या करते, सैनिक हमला नहीं किया करते थे। पहले क्या करते तो वहाँ का यानी कि राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधन का प्रयोग करते थे, तब जाके क्या करते वहाँ पर सत्ता स्थापित करते थे। उसके बाद हम देखते हैं तो बक्सर की लड़ाई यानी कि बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। 1764 ईस्वी के बाद क्या होता है, तो बक्सर की लड़ाई के बाद क्या होता है, कंपनी ने भारतीय रियासतों में क्या होते हैं तो अब रेजिडेंट तैनात कर देता है। क्या करता था, रेजिडेंट तैनात कर देता है। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यापारिक प्रतिनिधित्व होते थे। क्या होते थे, कंपनी का राजनीतिक और व्यापारिक प्रतिनिधित्व होता था। उनका काम कंपनी के हित की रक्षा करना होती है। जो रेजिडेंट होता था 1764 ईस्वी बक्सर के युद्ध के बाद इसे भारत में क्या कर रियासत के रेजिडेंट के तौर पर इसे नियुक्त कर दिया गया। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक प्रतिनिधित्व करता था, क्या करता था, और इसके साथ साथ उनका काम कंपनी को हित की रक्षा करना, कंपनी को आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी का अधिकारी भारतीय नवाबों, भारतीय राजाओं के भीतरी मामले में भी दखल देना स्टार्ट किया। रेजिडेंट के माध्यम से क्या करते थे कंपनी के अधिकारी, भारतीय राजाओं के जो भीतरी मामला होता है उसमें भी क्या लोग दखल देना स्टार्ट कर दिए, पैर देना बीच में स्टार्ट कर दिए थे। अगला राजा कौन बनेगा, कौन किस पद पर होगा, ये भी क्या था, यानी कि कौन किस पद पर बैठेगा, किस तरह की चीज़ भी कंपनी के अफसर की तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासत पर सहायक संधि की थोप दी। कई बार क्या होता है, कंपनी ने रियासतों पर क्या सहायक संधि थोप देती है, जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेते हैं। उन्हें अपनी स्वतंत्रता सेना रखने का अधिकार नहीं था। क्या था, उन्हें जो था अपने स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार, उसे कंपनी की तरफ से क्या होता सुरक्षा मिलती थी। और ये जो सहायक सेना होते थे, क्या होते थे, जो सहायक सेना के रखवाले की कंपनी को जो पैसा देती थी, अगर यानी क्या तो ये जो क्या कंपनी के द्वारा ऐसे सुरक्षा प्रदान किया जाता था, सुरक्षा के लिए जो सेना जो खर्चा होता था रखवाला का, उसे कंपनी को पैसा देना होता था, जो रुपया होता था। अगर भारतीय शासन रकम अदा करने में चूक जाती है, जी किसी भारतीय शासन किसी घटना घटने या किसी कारण से क्या होती है तो रकम चुकाने में असमर्थ हो जाती है, तो जुर्माने के तौर पर कंपनी के द्वारा उसके इलाके को कंपनी में अपने कब्जा कर लिया जाता है। उसके इलाकों को क्या कर लिया जाता है, तो कंपनी के क्षेत्र में कब्जा कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजेली गवर्नर कितना 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक कार्यकाल रहा था, किसका, तो वेलेजेली का 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक। उस समय अवध के नवाब को 1801 ईस्वी में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपना पड़ा। कब 1801 ईस्वी में समय क्या होता, आधा इलाका क्या ना बोला, कंपनी को सौंपना पड़ा। और मजबूरन क्या, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में क्या असमर्थ हो चुके थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी
कई इलाके छीन छीन लिए गए। कहने का मतलब है जो कंपनी के द्वारा सहायक सेना दिया जाता था कंपनी सुरक्षा के लिए उसे क्या करे, यदि यदि वहाँ के शासक जो थे भारतीय शासक, यदि उसकी कम यानी कि सहायक सेना के बदले में उसे पैसा नहीं दिया जाता था कंपनी को, तो जुर्माने के तौर पर क्या क्या लिया जाता था, तो शासक के इलाके के क्षेत्र को कंपनी के क्षेत्र में क्या क्या लिया जाता था, तो सम्मिलित कर लिया जाता। यही उदाहरण एक अवध को देखने को मिलता है, जब वेलेजली के द्वारा 1801 ईस्वी में उसके आधे क्षेत्र को ले लिया जाता था, और यही घटना में हैदराबाद में भी देखने को मिलता है। आगे पढ़ते हैं, जो टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर, टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों का खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता अपनाया। जब क्या होता है, कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक खतरा दिखाई देता है तो कंपनी के द्वारा क्या अपना लिया जाता है, प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता अपनाया। दक्षिणी भारत के राज्य मैसूर के उदाहरण में से यह बात समझ में आई। कहने का मतलब ये जो बात जो थी, ये बात जो है मैसूर के दक्षिणी राज्य जो मैसूर है उदाहरण के लिए, यानी कि यह बात समझ में, मैसूर कहाँ पर है, कर्नाटक में मैसूर है, यानी कर्नाटक वर्तमान में कर्नाटक में क्या है, मैसूर है। उसके बाद हम बात करते हैं हैदर अली के कार्यकाल की बात कर ले तो हैदर अली 1761 लेकर 1782 ईस्वी तक है। हैदर अली कार्यकाल कब से है, 1761 लेकर 1782 ईस्वी तक, कब से है, 1761 लेकर 1782 ईस्वी तक रहता है। और उसके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान हैदर अली के जो विख्यात पुत्र कौन थे, टीपू सुल्तान 1782 लेकर 1799 ईस्वी तक है। हैदर अली के कार्यकाल कब से 1761 ईस्वी से 1782, और उसके विख्यात पुत्र जो थे टीपू सुल्तान, यानी कि उसका कार्यकाल कब से है, 1782 से लेकर 1799 ईस्वी। जैसे जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालवार तट पर होने वाले व्यापारिक मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। जो मालवार तट पर उस समय जो व्यापार होता था वो क्या था, मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदता था। यहाँ से क्या करता था, कंपनी के द्वारा काली मिर्च और इलायची को खरीदा जाता था। 1785 ईस्वी में क्या होता है, टीपू ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी और काली मिर्च और इलायची का निर्यात को रोक लगा जाता है। कहने का मतलब है 1785 ईस्वी में क्या होता है, तो टीपू सुल्तान के द्वारा उसके रियासत में पड़ने वाले जो बंदरगाह थे वहाँ से चंदन की लकड़ी का सप्लाई होता था, काली मिर्च और इलायची का जो निर्यात उस पर रोक लगा दिया। क्या था, रोक लगाते, बोला जो यहाँ से नहीं लेने जा देंगे। और सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक लिया। जो वहाँ के स्थानीय सौदागर थे उनको भी क्या कंपनी से कारोबार करने के लिए रोक दिया गया। और टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारी से घनिष्ठ संबंध था। उसे क्या था, भारत में जो फ्रांसीसी व्यापारी से घनिष्ठ संबंध किसको था, टीपू साथ था, जबकि अंग्रेज से उसे दुश्मनी हो चुका था। इसलिए क्या वो अपने बंदरगाह से जाने वाले सामान और स्थानीय सौदागर तो उसको भी कंपनी के साथ कारोबार करने के लिए क्या दिया, तो मना कर दिया। उसके बाद यदि हम यहाँ पर देखते हैं उसके बाद क्या होता है, तो सुल्तान के इस कदमों से अंग्रेज काफ़ी आग बबूला हो गई है। जो सुल्तान के द्वारा ये चलाया जा रहा था उसके प्रति उसे कठोरता था, उसके प्रति उसके क्या होता है, अंग्रेज को आग बबूला हो गई। इसके प्रति उसने हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षा, घमंडी और खतरनाक दिखाया। उसे हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही घमंडी दिखाई पड़ते थे, महत्वाकांक्षा दिखाई पड़ते, खतरनाक दिखाई पड़ते थे। अंग्रेज को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रण करना और कुचलना जरूरी है। अंग्रेज को यह भी लगता था कि ऐसे राजा को क्या करना, नियंत्रण करना और कुचलना जो था महत्वपूर्ण समझ लिया। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज की 4 बार लड़ाई हुई। कितने बार लड़ाई होती है मैसूर को अंग्रेज के साथ, 4 बार। पहला तो 1767 लेकर 1769 ईस्वी, दूसरी बात करें 1780 से लेकर 1784 ईस्वी, तीसरी बात करें 1790 से लेकर 92 ईस्वी और 1799 ईस्वी। श्रीपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली, यानी कि श्रीपट्टनम की जो आखिरी जंग थी उसमें कंपनी को क्या मिलती, सफलता मिलती है। और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान क्या होते हैं, मारे जाते हैं। टीपू सुल्तान क्या होते थे, यहाँ पे चौथी जो थी श्रीपट्टनम की आखिरी जंग में क्या होती है, श्रीपट्टनम के संधि के द्वारा खत्म होती है। और यहाँ पर क्या होता है, टीपू सुल्तान क्या होते थे, अपनी राजधानी की रक्षा करते होते हैं मर जाते हैं। मैसूर का राजकाल पुराने ओडियार राजवंश के हाथ में सौंप दिया जाता है। इसके साथ ही मैसूर पर सहायक संधि सौंप दी जाती है। उसके बाद यदि हम देखें मराठाओं की लड़ाई के बारे में देखते हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठाओं की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगा। 18वीं शताब्दी के आखिरी दशक में देखें तो कंपनी जो था मराठा की ताकतों को भी और काबू को क्या कर ख़त्म करने के बारे में सोचने लगा। 1767 ईस्वी में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई में क्या होती है, तो मराठा हार जाती है और उसे दिल्ली से देश का शासन चलाने का जो एक सपना होता है वो क्या होता है, चूर चूर हो जाता है।
उन्होंने कई राज्यों में बांट दिया गया, यानी कि अब चूर चूर हो जाता है उसके, यानी कि हारने के बाद 1761 ईस्वी में क्या होता है, उनका राज्य होता है कई प्रांत में बढ़ जाता है, और इन राज्यों की भागदौड़ सिंधिया, होलर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में चला जाता है। ये सारे सरदार एक पेशवा, यानी कि सच पेशवा का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत ही कॉन्फ्रेंडेंसी, यानी कि राजमंडल के सदस्य होते थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता, पेशवा जो होता था इस राज्य का क्या होता था, सैनिक यानी प्रशासनिक प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। कहाँ पर रहता था, पुणे में। महादी सिंधिया और नाना फर्निस 18वीं शताब्दी के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। कौन कौन, महादी सिंधिया और क्या थे, नाना फर्निसर क्या थे, 18वीं शताब्दी के दशक के आखिरी के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर देखें, एक के बाद एक कई युद्ध में कंपनी ने मराठाओं को घुटना टेकने के लिए मजबूर कर दिया। एक के बाद एक कई युद्ध हुआ। उसके बाद क्या होता है, कंपनी ने मराठाओं को घुटना टेकने के लिए क्या कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। पहला युद्ध 1782 में सलवाई की संधि के साथ खत्म होता है। याद रखिएगा, पहला युद्ध जो होता है मराठा के साथ, इसका अंग्रेज का किसके साथ, मराठा के साथ होता है। कौन सी संधि के द्वारा खत्म होता है, 1782 में सलवाई की संधि के द्वारा खत्म होता है, जिसमें कोई पक्ष का क्या होता है, जीत नहीं होता है। यही पक्ष जीतता है और ना वही पक्ष दिखता है। दूसरे अंग्रेज मराठा जो था 1703 से लेकर 1705 तक हुआ था। दूसरे कब हुआ था, 1703 से 1705 ईस्वी तक कई मोर्चों पर लड़ा गया। इस नतीजे यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित जो आगरा और दिल्ली के सहित कई भूभाग पर अंग्रेजों को कब्जा कर लिया आ गया। अंततः 1870 से लेकर 19 ईस्वी तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ, यानी कि 1870 से लेकर 19 ईस्वी तक क्या होगा, तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध होता है। पहला कब होता है, तो 1782 ईस्वी में सलवाई की संधि द्वारा खत्म होता है। दूसरा यदि हम देखते हैं तो मराठा युद्ध कब होता है, 1803 से 1805 ईस्वी में होता है। और तीसरा यदि हम देखें तो 1870 से लेकर 1819 ईस्वी में तीसरा अंग्र मराठा युद्ध, यानी कि अंग्रेज मराठा युद्ध था हो जाता है। इसमें क्या होता है, तो अंग्रेज को विजय हो जाती है और अंग्रेज क्या कर पूरी तरह मराठा को कुचल देते हैं और पेशवाओं को पुणे से हटाकर कानपुर पर पेंशन के लिए भेज देते हैं। पुणे जो था उस समय का मराठा का राजधानी हुआ करता था। वहाँ से क्या किया जाता है, पेशवा जो प्रधानमंत्री थे उसे क्या कहते हैं, वहाँ से हटाकर यानी कानपुर के पास में बिठूर में पेंशन के लिए भेज देते हैं। अब विदिशा के दक्षिणी स्थित के भूभाग पर क्या इसका नियंत्रण होगा, कहाँ पे, मराठा पर क्या होगा, तब अंग्रेज का नियंत्रण हो जाता है। सर्वोच्चता का दावा। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रमण नीति चल रही थी, यानी कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही क्या कंपनी के द्वारा क्या किया था, क्षेत्रीय विस्तार की आक्रमण नीति चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग जो कि 1813 से 1823 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की, यानी कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। लॉर्ड हेस्टिंग जो 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक क्या की, गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति का शुरुआत की गई। कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है। कंपनी का दावा क्या था, हमारी जो सत्ता है हमारी सर्वोच्च है, हम चाहे किसी को भी गुलाम बना सकते हैं, किसी को कुछ यही है क्या, तो उसे इसे सर्वोच्चता की दावा करता है। इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा और यानी करने के लिए वह भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने का उनको अधिग्रहण की धमकी देता था, यानी कि जो अपनी रियासत को अधिग्रहण करने के लिए, यानी भारत के रियासतों का अधिग्रहण करने के लिए उन्हें अधिग्रहण करने की धमकी दी जाती थी। यानी कि उसके बाद यह सोच बाद में अंग्रेज की नीति में दिखाई देती है। यह सोच तो है, सर्वोच्चता की सोच क्या होती है, तो अंग्रेज की नीति में दिखाई देते, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक-टोक नहीं चली, यानी कि ये जो प्रक्रिया थी क्या हुई, बेरोक-टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेज ने कित्तूर, यानी कि फिलहाल कर्नाटक में, कित्तूर कहाँ पे, कर्नाटक में, याद रखेगा, के छोटे राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया जा रहा था, किया तो यानी कि कित्तूर जो था फिलहाल जो कर्नाटक में है, जो यानी कि राज्य में कब्जा करने के लिए प्रयास किया गया, तो रानी चन्नमा जो थी हथियार उठा लिया, यानी समझ सकते हैं उस समय नारी कितना विशिष्ट होती थी। जो उसके क्षेत्र पर यदि कब्जा किया तो रानी चन्नमा ने था हथियार उठा लिया और अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में क्या कहते हैं, इस चन्नमा क्या किया जाता है, तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1829 में जेल में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। चन्नमा के बाद कित्तूर स्थित संगोल के एक गरीब चौकीदार रायनान ने यह प्रतिरोध जारी रखा। उसके बाद चन्ना के बाद क्या होती है, तो एक गरीब परिवार यानी कि चौकीदार जो था रायना ने
रायना ने क्या प्रतिरोध को जारी रखा और चौतरफा समर्थक और सहायक से उन्हें बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तों को नष्ट कर दिया गया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज के द्वारा पकड़ लिया जाता है। 1830 में उसे फांसी दिया जाता है। प्रतिरोध के एक दूसरे के उदाहरण पर आप किताब में आगे पढ़ेंगे। ये जो प्रतिरोध है एक दूसरे के लिए उदाहरण आप किताब में आगे पढ़ेंगे। कैसे क्या किया जाता है। चन्नाबाई हथियार उठा लेते हैं, उसके बाद क्या जाता है, चन्नाबाई की मृत्यु हो जाती है 1829 ईस्वी में। फिर क्या होता है, तुम्हारा एक चौकीदार यानी कि रायना ने क्या यह भी प्रतिरोध करता है, लेकिन इसे भी क्या करता है 1830 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया जाता है अंग्रेज के द्वारा। उसके बाद देखते हैं 1830 ईस्वी के दशक में। 1830 ईस्वी के दशक के अंतिम अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। 1830 ईस्वी के दशक की यदि हम बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैल कर उत्तर पश्चिमी से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले लें। उन्हें यह डर था कि रूस जो था रूस का प्रभाव पूरे एशिया में ना फैल जाए, उत्तर पश्चिमी से भारत को अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इसी डर से क्या अंग्रेज उत्तर पश्चिमी भारत पर क्या कहता है नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। 1838 से लेकर 1842 ईस्वी के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। कब सर 1838 से 1842 ईस्वी के बीच क्या होता है, तो अफगानिस्तान के साथ भी क्या होता है एक लंबी लड़ाई लड़ी जाती है और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर दिया था। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया, यानी कि कब सिंध को कब कब्जा किया था 1843 ईस्वी में। अफगानिस्तान के साथ लड़ाई कब लड़ा 1838 लेकर 1842 ईस्वी में, और जब सिंध की कब्जा कब करता है 1843 ईस्वी में। इसके बाद पंजाब की बारी थी, यानी कि इसके बाद अब क्या था पंजाब की बारी थी, लेकिन यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दिया। यहाँ के जो पंजाब की अब बारी थी, लेकिन वहाँ पे कब था, वहाँ महाराजा रणजीत सिंह हुआ करता तो वहाँ पे, लेकिन क्या किया तो कंपनी की दाल वहाँ पे के गलने नहीं दिया। 1839 से में उसकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबे लड़ाई हुई, यानी कि जब 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की क्या होती मृत्यु हो जाती है, उसके शासन व्यवस्था में रहते हुए तो वहाँ पे दाल गलने नहीं दी पंजाब में, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उस देखते हैं क्या हो जाता है। उसकी मृत्यु के बाद क्या होता है, जब उसकी 1839 में मृत्यु हो जाती है तो इस रियासत के साथ दो लंबे लड़ाई और हुई, और आखिरकार 1839 में अंग्रेज ने पंजाब पर भी क्या कर लेता है, अधिग्रहण कर लेता है। पंजाब पे क्या करता था, अधिग्रहण कर लेता है। अब विलय की नीति आती है। विलय की नीति यदि आपको हम समझाते तो ये डलहौजी के द्वारा क्या विलय की नीति लाया गया था। इसके अंतर्गत क्या होता था, यदि किसी राज्य में किसी राजा क्या था अपना वारिस पुत्र नहीं होता तो उसके द्वारा क्या क्या लिया जाता था, तो राजा को मरने के उपरांत क्या किया जाता, तो उसका जो राज्य था वो कंपनी की सत्ता में चली जाती, उसका जो राज्य था कंपनी के द्वारा ले लिया जाता था। यही एक विलय की नीति होती थी, जिसमें हमारा सतारा जो 1848 ईस्वी में, संभलपुर सतारा भी सतारा भी क्या किए थे, इसका एक उदाहरण बन चुके हैं। सतारा को कब लिया गया विलय की नीति में, तो 1848 ईस्वी में। संभलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी भी क्या अंग्रेज के हाथ में चला गया। यहाँ पे क्या था, तो इसका कोई वरिष्ठ पुत्र नहीं था। ये जो कि जब कब्जा कर लिया गया है, सतारा की बात करें, संभलपुर की बात करें, उदयपुर की बात करें, नागपुर की बात करें, झांसी की बात, इसका कोई भी क्या वरिष्ठ पुत्र नहीं था, कोई भी राजा बनने के लिए नहीं था। इसलिए क्या किया गया, डलहौजी के द्वारा इसे हड़प लिया गया, जिसे विलय की नीति भी कहा जाता है। किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा लाया गया। आखिरकार 1856 ईस्वी में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। अवध को भी नहीं छोड़ा, यानी कि कहने का मतलब 1856 ईस्वी उसको भी क्या किया था, अपने नियंत्रण में ले लिया गया। और इस बार अंग्रेज ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशान से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने से मजबूरन है। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी को हटा कर उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा, और अवध के जो लोग थे 1897 के महान विद्रोह में शामिल हो जाते। कहने का मतलब है, जब अवध के जो शासक थे उसको क्या किया तो उसे गद्दी से हटा दिया गया। यदि गद्दी से अवध के जो शासक थे हट गए, उसके जो जनता होते थे उसको आक्रोश आ गया कि हमारे राजा को जो हटाए उसके लिए हम बदला जरूर लेंगे। यही बदला 1897 इसमें क्या होता है उभर के सामने हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो जितना राज्य है, यानी कि ये जो क्या पे ये जो बनारस था, यानी कि अंग्रेज के कवच में है। ये कलकत्ता भी अंग्रेज के कवच में है। यहाँ पे हैदराबाद के थोड़ा सा समीप यहाँ पे है। और यदि हम नीचे आए तो ये 18 कब है, 1797 ईस्वी के मैप है। जो यहाँ पे देखते हैं 1840 ईस्वी के मैप है। और जो कब क्या था, 1800
40 ईस्वी का मैप है। यहाँ पे क्या था, अंग्रेज का ये वाला तो अंग्रेज के अधीन ये राज था। ये जो ब्लू वाला जो येलो वाला दिखा रहा है, पीला पीला वाला दिखा रहा है, ये क्या था, तो अंग्रेज के राज में सम्मिलित था। यदि हम 1857 की बात करें तो 1857 ईस्वी में देखिए ये सारा जो था सारा अंग्रेज के राज्य में सम्मिलित हो चुके थे। उसके बाद हम बात करते हैं नया शासन की स्थापना। नया शासन की स्थापना क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग कब से कब तक रहे, 1723 से लेकर 1750 ईस्वी तक। वारेन हेस्टिंग कब से कब रहे, 1723 से लेकर 1750 ईस्वी तक। यह क्या कहते हैं, नए शासन व्यवस्था लाते हैं। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति में से था जिन्होंने अपनी कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका निभाई। क्या की, कंपनी के विस्तार करने में क्या अहम भूमिका निभाई, कौन, वारेन हेस्टिंग, जो कब से कब तक रहे, 1773 से लेकर 1750 ईस्वी तक रहते हैं। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बॉम्बे और मद्रास में भी अपने सत्ता स्थापित कर लिया। जब क्या कहते हैं, वारेन हेस्टिंग आते रहते तो कंपनी केवल बंगाल पर ही नहीं बल्कि बॉम्बे और मद्रास में भी क्या कहते हैं अपनी सत्ता स्थापित कर लेती है। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाई में बांटे थे। ब्रिटिश के जो इलाके थे यानी कि तौर पे यानी हम देखें तो ब्रिटिश के जो इलाके थे मोटे तौर पर प्रशासनिक इलाके में क्या थे, बांटे हुए थे। जिसे प्रेसिडेंटी कहा जाता था, यानी कि प्रेजिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंटी थे। पहला तो थे बंगाल, मद्रास और बम्बई थे। कितने कितने प्रेसिडेंटी थे, यानी कि 3। पहला बंगाल थे, मद्रास थे और बम्बई थे। हम हर एक का एक शासन गवर्नर के पास होता। हर एक का क्या होता है, शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता है। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बने, वारेन हेस्टिंग। अंतिम गवर्नर कौन थे, वारेन हेस्टिंग। पहला गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव। वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासनिक सुधार लाए। वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासनिक सुधार लाए। न्याय के क्षेत्र में उन्होंने सुधार खासतौर में उल्लेखनीय है, न्याय के क्षेत्र में भी उन्होंने सुधार लाया। लेकिन अब क्या होता है, 1772 ईस्वी में क्या होता है, एक नई व्यवस्था देखने को स्थापित होने को मिलता है। क्या होता है, तो नई व्यवस्था देखने को स्थापित। इस व्यवस्था में प्रावधान था कि हर जिले में 2 अदालतें होगी। यानी कि जो 1772 ईस्वी में एक व्यवस्था लाया गया उसमें क्या था, व्यवस्था में प्रावधान किया गया जो हर जिला जितना जिला है उसमें क्या 2 अदालत होना चाहिए। पहला फौजदारी और दूसरा फौजदारी अदालत और दूसरा दीवानी अदालत। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। यानी कि दीवानी अदालतें मुखिया कौन होते, यूरोपीय कलेक्टर होते थे। यूरोप के जो कलेक्टर थे वो होते थे। जबकि हम मौलवी और हिंदू पंडित उनके भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के लिए ही अंतर्गत है। यानी मुफ्ती उसे कहा जाता था जो मुस्लिम समुदाय का एक न्यायवादी जो कानून की व्याख्या करता उसे मुफ्ती कहा जाता। जबकि हम काजी की यदि हम बात करते हैं तो काजी किसे कहा जाता था, जो एक न्यायाधीश होता था उसे काजी कहा जाता था। यानी दीवान के लोग ये लोग जो थे, जिला में 2 अदालतें तो उसमें थे फौजदारी और अदालतें और दीवानी अदालतें। दीवानी अदालतें में तो लोग ब्रिटिश यूरोपियों को कलेक्टर बना चुके थे। जबकि यहाँ पे हम देखते हैं फौजदारी में क्या किया थे, तो यहाँ पे काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही ये कलेक्टर इनकी निगरानी में काम करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वारेन हेस्टिंग पर मुकदमा चल रहा है, जो कि आरजी पलाट के द्वारा चित्रित किया गया है। वारेन हेस्टिंग पर भी मुकदमा चला, किसी को भी नहीं छोड़ा। आगे हम देखते हैं, जब एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण, यानी कि जो एक बड़ी समस्या यह था कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र के अलग अलग शास्त्र शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानून के अलग अलग व्याख्या कर देते थे। यानी कि सबसे बड़ी यह समस्या होती थी, जो ब्राह्मण धर्मशास्त्र थे अलग अलग तरह की, जो ब्राह्मण की बात करें, मुस्लिम जो बात करें, अलग अलग क्या करते थे हिसाब से, यानी कि धर्मशास्त्र के हिसाब से अलग अलग हिसाब से स्थानीय कानून की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करने के समरूप लाने के लिए 1775 ईस्वी में 11 पंडित को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंप दिया। यानी कि ये जो समस्या थी, धर्मशास्त्र के अलग अलग शाखाओं के हिसाब से कानून अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इसके लिए क्या किया गया, तो 1775 ईस्वी में क्या दिया गया, तो 11 पंडित, 1775 ईस्वी में क्या होता है, तो 11 पंडित को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का कार्य सौंप दिया। यानी कि संकलन तैयार करने का भारतीय पंडित तो थे 11 पंडितों को क्या किया गया, तो भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने के लिए सौंप दिया गया। MB हलहेड, यानी कि MB जो हलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। MB जो हलहेड थे इस संकलन का क्या किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 ईस्वी तक यूरोपीय न्यायाधीश के लिए मुस्लिम कानून की भी एक साहित्य तैयार करने लगा। यानी कि यूरोपीय न्यायाधीश के लिए मुस्लिम कानून भी एक साहित्य तैयार करने लगे।
1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जब 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, याद रखिएगा। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजाम अदालत की स्थापना की। इसके अलावा क्या होता है, तो कलकत्ता में एक सदर निजाम अदालत की भी क्या होती है, स्थापना हो जाती है। उसके हम देखें तो भारतीय जिला में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, यानी कि भारतीय जिला में क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि उनका मुख्य काम लगान और इकट्ठा करना होता था, यानी कि उसका मुख्य काम क्या होता है, कलेक्टर का लगान और इकट्ठा करना होता है, तथा न्यायाधीश पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से क्या होता है, जिला में क्या शांति बनाए रखता था। किससे? तो न्यायाधीश पुलिस अधिकार और दरोगा की सहायता से क्या करता है, जिला में कानून यानी कि कानून व्यवस्था बनाए रखता था। उसका कार्यकाल कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिसे पुराने सत्ता केंद्र को हाशिए पर धकेल दिए। उसके बाद बात करते कंपनी की फौज। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी, यानी कि उसकी असली सरकार कहाँ पे, सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार यानी कि सवार घोड़े पर चलने वाला प्रशिक्षित, मुगल के जो मुख्य रूप से घुड़सवार थे, यानी घुड़सवार घोड़े पर चलने वाला जो प्रशिक्षित था, और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाज और तलवार का भी प्रशिक्षण दिया गया था, यानी कि तीरंदाज और तलवार का भी ट्रेनिंग दिया चुका था। लेकिन सेना में सवारों का दबदबा रहता है, और मुगल साम्राज्यों को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। उससे क्या होता था, तो पैदल सेना की महसूस मुगल के द्वारा नहीं होता था। लेकिन ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसान की बड़ी संख्या थी, यानी ग्रामीण इलाके की बात करें तो ग्रामीण इलाके में क्या था, सशस्त्र किसान के क्या की बहुत संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। जो स्थानीय जमींदार होते थे, मुगलों को जरूरत जब पड़ता था, जब बड़ा बड़ा युद्ध होता तो उसमें क्या कहता था, पैदल सेना का मुहैया करा देते थे। 18वीं शताब्दी में जब अवध और बनारस जैसी रियासत में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर संरक्षण प्रदान दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, तो उन्होंने भी यही तरीका अपनाया, जो मुगल की तरीका था वही तरीका किसने अपनाया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यही तरीका अपनाया गया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही यानी कि जो सिपाही वर्ड से ही बना है, जिसे आर्मी भी कहा जाता है, वो क्या कहता है, 1820 ईस्वी के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीकी बदलते लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवारी टुकड़े की जरूरत कम होने लगी। जैसे जैसे क्या होता है, तकनीकी बढ़ने लगती है, मॉडर्न होने लगता है, जैसे जैसे क्या होता है, तो सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र से भी लड़ाई करते। इसका वजह एक और वजह यदि हम देखते हैं, तो इस समय वो किससे, बर्मा से लड़ रहा था, अफगानिस्तान से लड़ रहा था और मिस्र से भी लड़ रहा था। जहाँ सिपाही मास्केट, यानी कि मास्केट का मतलब होता है पैदल सिपाहियों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाला भारी बंदूक। मास्केट मतलब क्या होता है, जो पैदल सिपाही के द्वारा क्या किया जाता है, इस्तेमाल की जाने वाला भारी बंदूक होता था। जबकि मैचलॉक किसे कहा था, तो मैचलॉक उसे कहते हैं जो शुरुआती दौर की बंदूक, जिसे बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, यानी कि बारूद से क्या करता था, तो माचिस से चिंगारी दी जाती थी, तब जाके बंदूक क्या होता था, ब्लास्ट होता था। लेकिन मास्केटे तो क्या होता था, पैदल सेना के द्वारा चलाए जाने वाली भारी बंदूक होती थी। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, और जब उसे पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूपीय सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया, यानी कि यूरोपीय ढंग से क्या किया जाने लगा इसके द्वारा, यानी कि वहाँ के जो सैनिक थे उसे अभ्यास सिखाने जाने लगे, और उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा क्या होते थे, पहले से भी ज़्यादा नियंत्रण था। उसकी जो ज़िंदगी थी पहले से ज़्यादा नियंत्रण होगी। इस कोशिश में कभी कभी समस्या भी आ जाती है, जो कोशिश चलती थी इसमें क्या कभी कभी समस्या भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की सेना का भी नजरअंदाज कर देते थे। इसमें क्या होता है, जाति का भी बहुत बड़ा विद्रोह किया जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यही विद्रोह हम 1857 क्रांति में पढ़ेंगे। जब हम इसका 5वां चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये देखेंगे कैसे सैनिक विद्रोह होता है। सैनिक विद्रोह से ही क्या होता है, तो 1857 क्रांति की शुरुआत हो जाती है। 1857 क्रांति जो होती है, एक लहर पहले से चली आ जाती है, जो बहुत राजाओं के द्वारा आक्रोश होता है, वहाँ पे जाकर क्या होता है, वहाँ के लड़ाई लड़ी जाता है। यहाँ पे एक सैन्य लड़ाई भी वहाँ पे एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है उस लड़ाई में।
यानी उसके बाद हम देखते हैं सिपाही का क्या महसूस करते, तो अपने जीवन और अपनी अपनी पहचान यानी कि वह वे कौन है, इस बातों के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उसे सिपाही ने देख की तरह देखा। यहाँ पे भी देख रहे हैं लिखा हुआ 1857 का विद्रोह में हमें सिपाही की इस दुनिया की झलक दिखता है, यानी कि 1857 का जो विद्रोह होता है वो हमें सिपाहियों की इस दुनिया में क्या होता है, झलक दिखाई देता है। इस विद्रोह के बारे में हम अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसना जो पढ़े इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसको पढ़ना तो हमें जरूरी है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ईस्ट इंडिया कंपनी का है, कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते भौगोलिक उपनिवेश शक्ति बन गई। यह तो हमें पहले ही पता है, हम पढ़ चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आते हैं, लेकिन भारत में क्या होता है, भौगोलिक उपनिवेश शक्ति के रूप में शासन करने लगता है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में नई भाप यानी कि नई भाप तकनीकी के आने से यह प्रक्रिया और तेजी से बदल दी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या कहते हैं, नई भाप तकनीक के आने से क्या होती है, जो व्यवस्था था यानी कि ये जो नीति थी इसकी और तेजी बढ़ने लगती है। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने के लिए 6-8 माह का समय लगता था। जब नई भाप तकनीकी नहीं था तब क्या लगता था, समुद्र मार्ग से भारत में पहुंचने वाले वहाँ के जो नागरिक थे उसे भारत में पहुंचने के लिए 6 से 8 माह का समय लगता था। लेकिन अब जो भाप के चलते वहाँ के वाले भाप चलने वाली जहाज के चलते यह यात्री 3 हफ्ते में ही क्या होता है, समेट दिया जाता है। 3 हफ्ते में भारत पहुँच जाते हैं। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उसके परिवार भारत जैसे दूर देशों में आने लगे। उसके बाद क्या होता है, पहले तो 6 से 8 महीने का समय लग जाता था, लेकिन जहाज आने से क्या होता है, भाप जहाज आने से क्या होता है, तो 3 हफ्ते में ही क्या कहते हैं यहाँ पे पहुँच जाते हैं। इससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ के ब्रिटेन को जो परिवार थे, अंग्रेज को परिवार थे, यहाँ पे आने लगते हैं और दूर देशों में क्या करते हैं, अपना भ्रमण करने लगते हैं। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग 1857 की बात करें तो 63% भूभाग पर और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। यानी कि 73% भूभाग पर यानी कि भाग क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, जबकि 78% आबादी की जनसंख्या का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था, यानी कि देश के जो भूभाग और आबादी था उस पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहार स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी भारत को अपने नियंत्रण में ले चुके थे। इसी प्रकार से क्या कहते ईस्ट इंडिया कंपनी जो तो पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले लेते थे। यहीं पर हम क्या करते हैं, अपने इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने अच्छी तरह से पढ़ा और समझने की कोशिश किया। दोस्तों फिर से आप इस चैप्टर को देखिएगा और इसे छोड़िएगा मत, क्योंकि हम एनसीईआरटी का महासंग्राम स्टार्ट किए हैं और इसे हम सफलतापूर्वक ख़त्म करेंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में और पढ़ने में भी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।